एक विनाशकारी फैसले की असली कीमत क्या होती है? अपनी जिंदगी के सबसे हसीन दिन की कल्पना कीजिए। एक महंगा डिजाइनर लहंगा, समाज के सैकड़ों नामी गिरामी मेहमान और एक शानदार भविष्य का वादा आपकी आंखों के सामने चमक रहा हो। अब सोचिए, अगर ये पूरी दुनिया एक झटके में, एक चौंकाने वाले धोखे की वजह से बिखर जाए तो? यह कहानी कोई परियों की कथा नहीं है। यह हकीकत का एक क्रूर चेहरा है, जहां प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और नाकाम होने की कीमत असहनीय हो जाती है। क्या आप एक सपनों जैसी शादी के पीछे छिपे कड़ीडी डब्बे सच को जानने के लिए तैयार हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी मोद्दाच आपको वफादारी, लालच और इंसान के दिल के बारे में अपनी हर सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगा। प्रिया खन्ना को हमेशा से पता था कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए। मुंबई के सबसे पॉश इलाके बांद्रा में एक मशहूर फैशन बुटीक के मालिक विक्रम और सुनीता खन्ना की इकलौती बेटी होने के नाते वह दौलत और शोहरत के बीच पली बढ़ी थी। उसकी जिंदगी फैशन शो, 5 स्टार होटलों में डिनर और बेहतरीन यूनिवर्सिटी की डिग्री से सजी थी। उसके माता पिता उसके लिए बस एक ही चीज चाहते थे, एक ऐसा काबिल पति जो उसके भविष्य को सुरक्षित कर सके। और रोहन सिंघानिया बिल्कुल वैसा ही था। वह कामयाब, बेहद हैंडसम और एक बहुत बड़े अमीर खानदान से था। उसने प्रिया को महंगे तोहफों और एक ऐसे भविष्य के वादों से जीत लिया था जो किसी फैशन मैगजीन के कवर पेज जैसा लगता था। उनकी शादी इस साल का सबसे बड़ा सामाजिक कार्यक्रम होने वाली थी। दो शक्तिशाली परिवारों का एक शानदार मिलन। कम से कम प्रिया और बाकी सब तो यही सोचते थे। उसके मनीष मल्होत्रा लहंगे पर की गई क्रिस्टल की कारीगरी का वजन प्रिया के कंधों पर एक कवच की तरह महसूस हो रहा था। ताजमहल पैलेस होटल के शानदार बैंक्वेट हॉल की हवा गेंदे, चमेली और महंगे फ्रांसीसी परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू से भरी हुई थी, जिससे उसे हल्का सा चक्कर आ रहा था। वह हजारों सफेद ऑर्किड से सजे मंच पर बैठी थी और उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसे यकीन था कि हॉल में मौजूद हर मेहमान इसे सुन सकता है। 20 मिनट की देरी। 20 मिनट हो चुके थे और रोहन या बारात का कोई नामो निशान नहीं था। मेहमान, जो डिजाइनर साथियों और चमकते गहनों के समंदर की तरह लग रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखों में दया के भाव प्रिया को खंजर की तरह चुभ रहे थे। उसकी सहेलियां घबराहट में अपना मेकअप ठीक कर रही थीं। उसकी मां सुनीता अपने छोटे से चैनल बैग को कसकर पकड़े हुए थी। उनका चेहरा चिंता से पीला पड़ चुका था। उन्होंने अपनी बेटी के कान में फुसफुसाया, प्रिया, वह कहां हो सकता है? यह तो सरासर बेइज्जती है। प्रिया ने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर एक ठंडा मतली पैदा करने वाला डर उसकी रगों में दौड़ाच रहा था। यह दिन उसकी सबसे बदही जीत का दिन होने वाला था, लेकिन इसके बजाय यह एक सार्वजनिक तमाशे में बदलता जा रहा था। उसके पिता विक्रम खन्ना पुरुषों के सेक्शन में बेचैनी से टहल रहे थे। उनका जबड़ा भिंचा हुआ था और वह 10वीं बार अपनी रोलेक्स घड़ी देख चुके थे। इस शादी में सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा दांव पर लगा था। उनकी इज्जत, उनका सामाजिक रुतबा, उनका पूरा भविष्य आज के दिन पर टिका था। हर वो इंसान जिसे वे जानते थे आज वहां मौजूद था। बिजनेस पार्टनर, निवेशक और वो दूर के रिश्तेदार जो सिर्फ बड़े मौकों पर ही अपनी शक्ल दिखाते थे। अब वे सभी इस दर्दनाक और शर्मनाक इंतजार के गवाह बन रहे थे। प्रिया दूर से ही उनकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। वह जानती थी कि उनकी शिष्टाचार भरी चिंता के नकाब के पीछे बीमार जिज्ञासा और यहां तक कि संतुष्टि की एक चमक भी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह मंच पर खड़द ही एक अकेली कलाकार हो, जिस पर सबकी नजरें टिकी हों। और भीड़धा उसकी हर बेचैन सांस और कांपती उंगली का विश्लेषण कर रही हो। उसके लहंगे की तंग चोली उसकी पसलियों में चुभ रही थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तुम कहां हो रोहन? क्या हुआ? उसके दिमाग में भयानक हादसों की एक सूची घूमने लगी। सीलिंग पर कोई कार दुर्घटना, कोई अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी,
लेकिन सबसे डरावना विचार जिसे वह बार बार झटक रही थी, सबसे सरल और सबसे क्रूर था। उसने अपना मन बदल लिया था। के बीच 90 के दशक की एक पुरानी जंग लगी मारुति 800 कार, जिसका रंग फीका पड़ी चुका था, उस आलीशान पोर्च के सामने आकर रुकी, जो आमतौर पर रोल्स रॉयस और बेंटले जैसी गाड़ियों के लिए आरक्षित होता था। इंजन ने एक आखिरी बार खांसा और फिर बंद हो गया, और हवा में तेल वाले नीले धुएं का एक बादल छोड़ दाच दिया। भीतर में एक सामूहिक आह फैल गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जिसे केवल एक उत्साहित फोटोग्राफर के कैमरे की क्लिक ने तोड़ा, जो इस अविश्वसनीय दृश्य को कैद कर रहा था। ड्राइवर का दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला और रोहन बाहर निकला। लेकिन यह वह रोहन नहीं था जिसे प्रिया जानती थी। उसने एक साधारण सा सफेद कुर्ता पायजामा और एक मामूली सी शॉल पहनी हुई थी, जो उसके जैसे दूल्हे के रुतबे के बिल्कुल लायक नहीं थी। उसके हाथ में गेंदे के 3 मुरझाए हुए फूलों का एक छोटा सा गुच्छा था, जैसे किसी सड़क किनारे वाले से खरीदा हो। प्रिया जम सी गई। उसका दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। ये कोई मजाक होगा, एक भद्दा प्रैंक, किसी तरह का बीमार और सोचा समझा नाटक। उस खटारा कार की दूसरी तरफ से एक साधारण कुर्ता पहने एक आदमी और एक मामूली सी सादी पहने एक महिला बाहर निकली। वे चकाचौंध रोशनी में अपनी आंखें झपका रही थीं। उन्होंने चारों ओर देखा, भव्य सजावट और सजे धजे मेहमानों को बद्धी बद्धी डरी हुई आंखों से, जैसे वे गलती से किसी फिल्म के सेट पर आ गए हों। प्रिया की एक सहेली ने जोर से फुसफुसाया, शायद कोई तार्किक व्याख्या खोजने की कोशिश में, यह जरूर किसी तरह का अजीब ड्रामा है। मेहमानों के बीच एक बेचैन सरसराहट फैल गई, लेकिन रोहन को उस पर टिकी दर्जनों हैरान नजरों की कोई परवाह नहीं थी। वह सीधे प्रिया की ओर चला। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसके कदम स्थिर थे। वह उसके सामने रुका और वह छोटा उदास सा गुलदस्ता पेश किया। उसने शांत आवाज में कहा, जैसे वह बस कॉफी के लिए लेट हो गया हो, देरी के लिए माफ करना प्रिया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। प्रिया ने उसे देखा, फिर उन मुरझाए हुए फूलों को, और फिर उसके साधारण कपड़ों को। वह आदर्श, स्थिर और सुंदर दुनिया, जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था, उसकी आंखों के सामने टूट रही थी। उसने महसूस किया कि शर्म की एक लहर उसके गले तक चराच आई है और उसके गालों को जला रही है। एक फुसफुसाहट जैसी आवाज में प्रिया ने अपने गुस्से से कांपते स्वर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पूछा, रोहन, ये क्या नाटक है? ये क्या सर्कस लगा रखा है? उसने उसके हाथ पर जोर से मारा, जिससे गेंदे के फूल संगमरमर के फर्श पर बिखर गए। क्या यह किसी तरह का भद्दा मजाक है? तुम्हारी लग्जरी कार कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उसकी आवाज एक हताश और तीखी फुसफुसाहट थी। उसने शांति से कहा, और उसके इस शांत रवैये ने प्रिया के गुस्से को और भड़का दिया। प्रिया, शांत हो जाओ। ये कोई मजाक नहीं है। ये मैं हूं, असली मैं, और ये मेरे माता पिता हैं। उसने उस हैरान योद्धे की ओर इशारा किया जो जंग लगी कार के पास खड्डे थे। मेरी कोई कंपनियां नहीं है। मैं एक गैराज में मैकेनिक हूं, और ये मेरी कार है। मैं बस तुम्हें पहले सच नहीं बता सका। मुझे डर था कि तुम मुझसे मेरे लिए प्यार नहीं करोगी। उसका हर शब्द एक शारीरिक प्रहार जैसा था। मैकेनिक, एक पुराना गैराज, खटारा कार, साधारण कपड़े पहने माता पिता, उसका पूरा भविष्य, सी फेसिंग पेंट हाउस, यूरोप में गर्मियां, ऐशो आराम की जिंदगी, सब कुछ उस एक भयानक पल में भाप बनकर उड्डीएच गया। हकीकत ने उसे एक मालगाधी की तरह टक्कर मारी थी। प्रिया के खूबसूरत चेहरे पर पूर्ण अविश्वास का एक बदसूरत नकाब चढ़ गया। वह चिल्लाई, उसकी शांत और संतुलित छवि का हर कतरा गायब हो गया था। झूठे, तुम मुझसे इतने समय से झूठ बोल रहे थे। एक आदर्श दुल्हन की सावधानी से गढ़ी गई छवि लाखों टुकड़ों में बिखर गई। तुमने मुझे अपमानित करने का फैसला किया, मेरी सारी सहेलियों के सामने, मेरे माता पिता के सामने, मेरी जिंदगी के सबसे खास दिन पर।
गुस्से और शर्म के गर्म आंसू उसके चेहरे पर बह निकले, जिससे उसके बेदाग मेकअप पर काली लकीरें बन गईं। रोहन ने उस तक पहुंचने की कोशिश करते हुए कहा, प्रिया सुनो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन वह ऐसे पीछे हटी जैसे उसने जहर छू लिया हो। सब कुछ नहीं होता, मजाक कर रहे हो? तुमने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में झूठ बोला। तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि हमारा एक भविष्य है, और वह सब नकली था। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं एक गरीब मैकेनिक से शादी करूंगी? तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। उसने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वह लड़खड़ा गया। मेहमान अपनी जगह पर जम गए थे, एक मूक दर्शक की तरह, जो एक ऐसे नाटक को देख रहे थे जो उनकी कल्पना से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। अपनी आंख के कोने से प्रिया ने अपनी सबसे अच्छी सहेली को अपना आईफोन उठाते हुए देखा, जिसकी छोटी लाल बत्ती बता रही थी कि वह रिकॉर्डिंग कर रही है। उन्माद से टूटी हुई आवाज में प्रिया अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, सब खत्म, कोई शादी नहीं होगी। ये शब्द उस भव्य हॉल में गूंज उठे, तीखे और अंतिम। बिना दोबारा देखे वह मुद्दी और भागने लगी, अपने महंगे लहंगे में उलझती हुई, रोहन से दूर, भीड़त से दूर, अपनी जिंदगी के जलते हुए मलबे से दूर। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। वह बस भाग रही थी। वह अपनी मां की घबराई हुई चीख सुन सकती थी, प्रिया रुको। लेकिन वह रुक नहीं सकी। उसका शुद्ध सफेद रेशम सर्विस कॉरिडोर के गंदे फर्श पर घिसट रहा था। स्टाफ उसे हैरानी से देख रहा था। एक भागती हुई दुल्हन का दृश्य जो बेतहाशा रो रही थी। उसे कोई परवाह नहीं थी। अपमान एक शारीरिक दर्द था, इतना तीव्र कि उसे लगा कि वह सचमुच इससे मर जाएगी। उसकी दुनिया उसके दिल की उन्मत्त धड़कन और उसके सिसकियों की टूटी हुई आवाज तक सिमट गई थी। उसकी आदर्श परी कथा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी और उसके सबसे बुरे सपने में बदल गई थी। वह तब तक भागती रही जब तक कि उसके फेफड़े जलने नहीं लगे और उसके पैर जवाब नहीं दे गए, और आखिर में वह एक खाली कमरे में गिर पड़ी। उसका शरीर एक मूक और असहनीय पीड़ा से कांप रहा था। इस बीच हॉल के पुरुषों के सेक्शन में इस त्रासदी का दूसरा अध्याय चल रहा था। विक्रम, जिनका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था, रोहन के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए गुर्राया, बदमाश, तुमने यह क्या किया? रोहन ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उसका चेहरा शांत था। मैंने बस आपकी बेटी को सच्चाई दिखाई है। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक मोटा बैंक का लिफाफा निकाला। उसने उसे विक्रम की ओर बढ़ाया। इससे आज के सारे खर्चों की भरपाई हो जानी चाहिए, ब्याज के साथ। मेरा इरादा कभी भी आप लोगों को धोखा देने का नहीं था। विक्रम ने उस लिफाफे को पूरी नफरत से देखा और उसे झटक दिया। 5-5 100 के नोट महंगे कालीन पर पतझड़ के पत्तों की तरह बिखर गए। वह जोर से चिल्लाया, दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल फिर कभी नहीं देखना चाहता, कहीं के कंगले। रोहन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस मुद्दा अपने माता पिता के पास वापस गया, उन्हें उस जंग लगी कार में बैठने में मदद की, और इंजन की एक और खांसी के साथ वह वहां से चला गया, अपने पीछे शर्मिंदगी, भ्रम और टूटे हुए सपनों का एक निशान छोड़ ढक गया। बीत गए 3 महीने जो एक पूरी सदी की तरह लगे और खन्ना परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर गए। उस विनाशकारी शादी के अगले ही दिन विक्रम खन्ना को एक गंभीर ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। उनकी दुनिया और उनके परिवार की दुनिया रातों रात ढह गई थी। एक मजबूत और जिंदा दिल परिवार का मुखिया अब एक असहाय आदमी में सिमट गया था, जो ब्रीच कैंडी अस्पताल के एक बिस्तर तक ही सीमित था। सुनीता, जिन्होंने अपना काम छोड़ आज दिया था, अपना हर जागता हुआ पल उनके साथ बिताती थी। उनकी जिंदगी कीटाणुनाशक और निराशा की गंध वाले अस्पताल के गलियारों के एक धुंधलके में बदल गई थी। उनका बुटीक, खन्नास गोचर, जो उनका गौरव और खुशी था, लावारिस छोड़ दिया गया था। बिजनेस डूब रहा था। जल्दबाजी में रखी गई एक मैनेजर चोर निकली, जो एक हफ्ते की पूरी कमाई लेकर गायब हो गई और एक कठोर नोट छोड़ गई कि उसे डूबते जहाज के साथ
डूबने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके आदर्श जीवन की नींव बिखर गई थी और वे बिना किसी सुरक्षा जाल के एक अंतहीन गिरावट में थे। ताश का घर ढह चुका था। का वीडियो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम पर जंगल की आग की तरह फैल गया था। वह एक मीम बन गई थी, कैंपस का मजाक। लोग उसे दरनाविताज ब्राइड कहने लगे थे। जिन लोगों को वह सालों से जानती थी, वे अब गलियारों में उससे बचते थे, उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे और उसे एक ऐसी लालची लाठकी बताते थे जिसे बेवकूफ बनाया गया। उसकी सबसे करीबी सहेलियां, जिनके साथ वह महंगे कैफे और प्राइवेट पार्टियों में जाती थी, अचानक उसके फोन का जवाब देना बंद कर चुकी थीं। उसकी ग्लैमरस और बेफिक्र दुनिया में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस पर उदासी का एक स्थायी बादल और उसके परिवार की त्रासदी की गंध हमेशा चिपकी रहती थी। प्रिया दुख के एक खोल में सिमट गई। उसने रोहन को उसके क्रूर धोखे के लिए दोषी ठहराया। उसने अपने माता पिता को उसे हर चीज से ऊपर दौलत को महत्व देना सिखाने के लिए दोषी ठहराया। उसने दुनिया को उसके अन्याय के लिए दोषी ठहराया। लेकिन अपने दिल की गहराइयों में, रात के खामोश और अकेले घंटों में, वह जानती थी कि असली दोषी कौन है। उसके चिल्लाते हुए शब्द, सब खत्म, ये अब उसके दिमाग में एक अभिशाप की तरह गूंजते थे, जिसने न केवल उसके भविष्य को बल्कि उसके पिता के स्वास्थ्य को भी नष्ट कर दिया था। एक शाम सुनीता बिना दरवाजा खटखटाए प्रिया के कमरे में आई। वह थकी हुई लग रही थी। उनका चेहरा चिंता की उन लकीरों से भरा था जो कुछ महीने पहले वहां नहीं थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी खाली भाव से अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। दूसरों को वह जिंदगी जीते हुए देख रही थी जो उसने खो दी थी। उसकी मां ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें सामान्य गर्मजोशी नहीं थी, प्रिया, हमें बात करने की जरूरत है। प्रिया ने थके हुए अंदाज में जवाब दिया, बिना नजरें उठाए, अगर आप फिर से पापा के स्ट्रोक के लिए मुझे दोष देने आई है, तो आप अपनी सांसें बचा सकती हैं। सुनीता ने एक दृढ़, लगभग ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें सच्चाई बताने आई हूं। पैसा खत्म हो गया है। एक एक रुपया तुम्हारे पापा के मेडिकल बिल और रिहैबिलिटेशन में जा रहा है। बिजनेस दिवालिया होने की कगार पर है। स्टाफ छोड़ कर जा रहा है। कल से तुम दुकान पर काम करना शुरू करोगी। प्रिया अचानक बैठ गई। क्या? मैं? एक सेल्स गर्ल के तौर पर? मां, आप सीरियस हैं? मैं एक फैशन डिजाइनर हूं। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है। यह विचार इतना अवास्तविक और अपमानजनक था कि उसके पेट में एक गांठ सी महसूस हुई जो घबराहट और गुस्से का मिश्रण थी। प्री यूनिवर्सिटी की डिग्री बांद्रा में दुकान का किराया नहीं देगी प्रिया। तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक सपनों की दुनिया में बिताई है जो मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बनाई थी। अब वह दुनिया मौजूद नहीं है। हकीकत की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मैं सुबह 9 बजे दुकान पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह कोई बहस नहीं है। उसकी मां मुद्दी और कमरे से बाहर चली गई। प्रिया को एक ऐसी खामोशी में झोंदाज गई जो किसी भी जोरदार बहस से ज्यादा बाहरी करने वाली थी। एक सेल्स गर्ल अपनी मां के साथी और लहंगों की बुटीक में, वह प्रिया खन्ना अब प्लस साइज के कपड़े ढूंढेगी और मुश्किल ग्राहकों पर मुस्कुराने के लिए खुद को मजबूर करेगी। अपमान और बेबसी के आंसू उसकी आंखों में जलने लगे। यह हर चीज का अंत लग रहा था। उसका उज्जवल और शानदार भविष्य, जिसे उसने हमेशा हल्के में लिया था, राख में बदल गया था। उसके विशेषाधिकारों के हाथी दांत के टॉवर से उसकी गिरावट आश्चर्यजनक और क्रूर थी, और इस झटके को कम करने वाला कोई नहीं था। राजकुमारी अपने ढहते हुए साम्राज्य में एक आम नागरिक बनने वाली थी। अगली सुबह प्रिया सिर झुकाए खन्ना स्कूटर में दाखिल हुई। अंदर की हवा नए कपड़ों और धूल की एक हल्की परत की महक दे रही थी। हैंगर पर लटके डिजाइनर कपड़े उसे भारी और बेडौल लग रहे थे। कैश काउंटर के पीछे श्रीमती शर्मा खदही थीं, जो 50 के दशक की एक सौम्य चेहरे वाली महिला थीं और उसके माता पिता के साथ 20 साल से ज्यादा समय से काम कर रही थीं।
उन्होंने एक गर्म और कोमल मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते प्रिया बेटी, तुम्हारी माँ ने मुझे फोन किया था। किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। प्रिया रोना चाहती थी। उसे सब कुछ सिखाएंगी? क्या? लोगों की सेवा कैसे करे? दिन भर अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान कैसे बनाए रखे? उसकी मां ने उसे एक संक्षिप्त और ठंडा निर्देश दिया। शर्मा जी तुम्हें सब कुछ समझा देंगी। उनकी बात सुनो। तुम यहां मालकिन की बेटी नहीं हो, तुम एक ट्रेनी हो। फिर वह अस्पताल चली गई। प्रिया को इस अजीब दुनिया में अकेला छोड़ दस गई, जो पूरी तरह से खोई हुई महसूस कर रही थी। अपनी पहचान से वंचित और बहुत अपमानित। ग्लैमर और चमक की जगह नैफ्थलीन की गंध और एक ऐसे काम की ठंडी हकीकत ने ले ली थी जिससे वह बहुत नफरत करती थी। पहला हफ्ता एक तरह की यातना थी। प्रिया को स्टॉक के बारे में पता नहीं था। वह साइज चार्ट में लगातार कड़बद्धी करती थी और विशाल स्टॉक रूम में उसे कुछ भी नहीं मिलता था। ग्राहक उसे परेशान करते थे। वह उनकी नजरों को अपने ऊपर महसूस करती थी जो उसे परख रही थी, और कुछ ने तो उसे उस बदनाम शादी के वीडियो से स्पष्ट रूप से पहचान लिया था जो बेरहमी से वायरल हुआ था। एक शाम एक ऊंची आवाज में बोलने वाली और डिमांडिंग महिला दुकान में आई और कुछ ऐसा शानदार मांगने लगी जिससे उसका एक्स हस्बैंड चल जाए। प्रिया ने उस महिला के भारी शरीर को एक छिपी हुई घृणा की भावना से देखा और बिना किसी उत्साह के यंत्रवत रूप से एक के बाद एक कपड़ा ढेर निकालती रही। वह ग्राहक चिल्लाई, एक्सक्यूज मी मिस, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहां रहकर मुझ पर कोई बद्धा एहसान कर रही हो। किसी और को बुलाओ। श्रीमती शर्मा को बीच में आकर स्थिति को शांत करना पधा। उस रात जब प्रिया स्टॉक रूम में कब्जे तय कर रही थी, तो वह निराशा और पूरी तरह से थकावट के कारण चुपचाप रो पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोगों के साथ काम करना भावनात्मक रूप से इतना थका देने वाला हो सकता है। हर बातचीत इस बात की याद दिलाती थी कि वह कितनी नीचे गिर चुकी है। उन्होंने प्रिया को उसकी गलतियों के लिए कभी नहीं डांटा। इसके बजाय वह धीरे से सुधार करती और व्यापार के रहस्य साझा करती। वह अपनी शांत आवाज में कहती, तुम सिर्फ एक कपड़ा नहीं बेच रही हो बेटी, तुम एक औरत को उसके आत्मविश्वास का एक टुकड़ा बेच रही हो। इस दरवाजे से अंदर आने वाला हर इंसान सुंदर महसूस करना चाहता है, चाहे वजन की मशीन कोई भी नंबर दिखाए। धीरे धीरे और अनिच्छा से प्रिया ने सुनना शुरू कर दिया। उसने सारे उत्पादों को याद कर लिया। उसने एक नजर में किसी महिला के बॉडी टाइप और साइज का अंदाजा लगाना सीख लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने एक ग्राहक के चेहरे के भाव में उस सूक्ष्म बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया जब उसे एक ऐसा पहनावा मिलता जो वास्तव में उस पर फिट बैठता और उसकी सुंदरता को निखारता। उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठती और उसके कंधे सीधे हो जाते। पहली बार प्रिया ने काम में संतुष्टि जैसी किसी चीज की एक झलक महसूस की। यह एक अजीब और परेशान करने वाली भावना थी, लेकिन यह पूरी तरह से अप्रिय नहीं थी। ये उसके अंधेरे में प्रकाश की पहली किरण थी। लीडेट के लिए एक पोशाक की तलाश में थी और लगभग रोने वाली थी, इस बात पर यकीन करके कि उस पर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उस पल में प्रिया ने शर्म और निराशा की अपनी भावनाओं का प्रतिबिंब देखा। उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने अगले 2 घंटे उस लाडली एचकी के साथ बिताए, एक सेल्स गर्ल के रूप में नहीं, बल्कि एक फैशन डिजाइनर के रूप में जिसे उसे प्रशिक्षित किया गया था। उसने सावधानी से कपड़े दिहेरे चुने, उसे बताया कि एक्सेसरीज का उपयोग कैसे करे और एक ऐसा लुक तैयार किया जो एक ही समय में सुरुचिपूर्ण और आकर्षक था। उसने एक आदर्श ड्रेस ढूंढ ली, एक ऐसी ड्रेस जिसने डी डिजकी की असुरक्षाओं को छुपाया और उसकी सबसे अच्छी विशेषताओं को उजागर किया। लड्डिचकी ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें अविश्वास से चौधी हो गईं। उसने भावना से भरी आवाज में फुसफुसाया, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह दुकान से खुशी से चमकते हुए निकली और प्रिया को आखिरकार समझ आया कि श्रीमती शर्मा का क्या मतलब था। उसने एक ड्रेस नहीं बेची थी,
उसने किसी को खुशी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया था, आत्मसम्मान का एक छोटा सा हिस्सा। यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण मौद्दे थी। प्रिया में एक गहरा बदलाव जड़ें जमाने लगा। उसने खुद पर तरस खाना बंद कर दिया और अपने नए विनम्र अस्तित्व में एक उद्देश्य देखना शुरू कर दिया। उसे फैशन डिजाइनिंग में अपनी महंगी शिक्षा याद आई। उसने अपने कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया, खिड़कियों की सजावट को फिर से डिजाइन किया और पुतलों पर स्टाइलिश और परिष्कृत लुक तैयार किए जो कपड़ों को उनके सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाते थे। उसने अपनी पहल पर दुकान के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। वह सिर्फ कपड़ी वीडियो की तस्वीरें पोस्ट नहीं करती थी, वह कंटेंट बना रही थी। उसने अलग अलग बॉडी टाइप के लिए स्टाइलिंग टिप्स दिए, दिखाया कि कैसे एक बहुमुखी टुकड़े को कई तरीकों से पहना जा सकता है और बॉडी पॉजिटिविटी और आत्म प्रेम पर कैप्शन लिखे। धीरे धीरे नए ग्राहक आने लगे जो दुकान की नई ऑनलाइन उपस्थिति से आकर्षित हुए थे। वे नाम से प्रिया के बारे में पूछते थे। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार बिक्री धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ने लगी। दुकान, जो उसकी जेल थी, अब उसके उद्धार की परियोजना बन गई थी। वह हफ्ते में अपनी एकमात्र छुट्टी का दिन अस्पताल में अपने पिता के साथ बिताती थी। वह अभी भी बोल नहीं सकते थे, लेकिन जब भी वह कमरे में प्रवेश करती तो उनकी आंखों में एक गर्मजोशी की चमक देखती। वह घंटों उनके साथ बैठती, उन्हें अखबार पाक रैच कर सुनाती, उन्हें दुकान के बारे में, अपनी छोटी छोटी सफलताओं के बारे में और ग्राहकों द्वारा कही गई मजेदार बातों के बारे में बताती। उसने फिजियोथेरेपी, मसाज करना और धैर्यपूर्वक उन्हें खिलाना सीख लिया था। उसके अंदर सहानुभूति का एक गहरा कुआं खुल गया था जिसके बारे में वह पहले नहीं जानती थी। उसने अपनी मां की अत्यधिक थकावट को देखा और मदद करने की पूरी कोशिश की। घर के काम और दुकान का प्रबंधन संभाला ताकि सुनीता आराम कर सके। शादी के बाद उन दोनों के बीच जो खाई बन गई थी वह भरने लगी थी। वे एक टीम थी जो अपने साझा संकट और विक्रम के ठीक होने की एक नाजुक उम्मीद से एकजुट थी। प्रिया बड़ी हो रही थी। दर्द और कठिनाई उसके विशेषाधिकार और स्वार्थ की भावना को छीन रहे थे और सतह के नीचे एक मजबूत, अधिक लचीले व्यक्ति को उजागर कर रहे थे। कुछ और महीने बीत गए। यह नवंबर की एक ठंडी भूरी शाम थी और दुकान शांत थी। प्रिया और श्रीमती शर्मा सर्दियों के कोट का एक नया शिपमेंट खोल रही थी। दरवाजे की घंटी बजी और एक सुंदर चांदी के बालों वाली महिला अंदर आई जिसने एक शानदार साधी और एक सुरुचिपूर्ण शॉल पहना हुआ था। वह एक ऐसी शांत गरिमा और शालीनता के साथ चल रही थी जो तुरंत सम्मान की भावना पैदा करती थी। उसने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते। प्रिया ने जवाब दिया। उसका पेशेवर पक्ष सक्रिय हो गया। नमस्ते मैम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? महिला ने कहा, मैं एक खास ड्रेस की तलाश में हूं। मेरे इकलौते पोते की जल्द ही शादी होने वाली है। मैं अपनी सबसे अच्छी दिखना चाहती हूं। उसकी आवाज नरम और मधुर थी और उसकी आंखें एक दोस्ताना बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। प्रिया ने उसके प्रति एक तत्काल और अकथनीय सहानुभूति महसूस की। उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो उसे पुराने मुंबई के उस बड़प्पन की याद दिलाता था। एक ऐसा वर्ग जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वह एक ऐसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती थी जिसे प्रिया जानती थी, लेकिन अब वह उसे एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देख रही थी। प्रिया ने उसे मुख्य शोरूम की ओर ले जाते हुए कहा, जरूर, मुझे यकीन है कि हम आपके लिए एकदम सही चीज ढूंढ सकते हैं। क्या आपके दिमाग में कोई खास रंग या डिजाइन है? वह महिला एक आकर्षक वार्ताकार थी। जब प्रिया अलग अलग विकल्प निकाल रही थी तो वह अपने पोते के बारे में प्यार से बात करती रही। वह एक अद्भुत लड़ाडोचका है, बहुत मेहनती और दयालु। उसे आखिरकार अपनी जिंदगी का प्यार मिल ही गया। हालांकि मैं अभी तक होने वाली दुल्हन से नहीं मिली हूं। आप देखिए, मैं शहर में नहीं रहती। मैं शादी के लिए खास तौर पर पुणे से आई हूं। मेरा बेटा बताता है कि वह बहुत अच्छे, बहुत अमीर परिवार से है। एक अमीर परिवार के जिक्र पर प्रिया के दिल में एक दर्दनाक चुभन हुई जो उसकी पिछली जिंदगी का एक भूत था।
लेकिन उसने उस भावना को दबा दिया, अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित किया। इस आकर्षक महिला को उसकी आदर्श पोशाक खोजने में मदद करने के लिए दृढ़ थी। महिला का हर शब्द उस चीज की प्रतिध्वनि था जिसकी उसने कामना की थी और खो दिया था। एक सूक्ष्म यातना जिसे वह दिखा नहीं सकती थी। यह उसकी नई व्यावसायिकता की परीक्षा थी। लगभग 1 घंटे तक अलग अलग स्टाइल आजमाने के बाद उन्हें वह मिल ही गया। एक शानदार नेवी ब्लू वेलवेट की साधी जो उस महिला पर ऐसी लग रही थी मानो वह खास उसी के लिए बनी हो। जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। उसने कहा, और उसकी कृतज्ञता वास्तविक और सच्ची थी, बेटी तुम तो जादूगर हो। मैं तो उम्मीद ही खो बैठी थी कि मुझे इतनी सुंदर कोई चीज मिलेगी। वह कैश काउंटर के पास गई जब प्रिया ने साधी को सावधानी से तह करके एक सुरक्षात्मक कवर में रखना शुरू किया। महिला ने बोलना जारी रखा जैसे खुद से बात कर रही हो। ये बहुत खुशी का मौका है, पोते की शादी। मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। उसने बहुत कुछ सहा है। एक बार उसके साथ एक बहुत बुरा अनुभव हुआ। वह एक युवा लाडचकी से प्यार कर बैठा जो खैर वैसी नहीं निकली जैसा उसने सोचा था। उसे तो एक पूरा नाटक करना पड़ा था, बस उसकी असलियत देखने के लिए। मेरे बेचारे बेटे का दिल टूट गया था। महिला के शब्दों को समझते ही प्रिया के हाथ जम गए। उसके आसपास की दुनिया धीमी होती हुई महसूस हुई। हर एक शब्दांश उसके कानों में शीशे के वजन के साथ गूंज रहा था। एक ऐसी आवाज में जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। प्रिया ने पूछा, उम्मीद कर रही थी कि यह एक आकस्मिक जिज्ञासा लगेगी। नाटक? उसके दिल में एक भयानक अपशकुन की धड़कन शुरू हो गई। महिला ने आह भरी और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसने उसे बताया कि वह बस एक गरीब मैकेनिक है। वह अपनी शादी में एक खटारा कार लेकर गया। क्या आप कल्पना कर सकती हैं? मेरा पोता जो अपने पिता के साथ अरबों रुपए का रियल एस्टेट साम्राज्य चलाता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके एक बिजनेस पार्टनर ने उस लड़डुरेचकी को अपनी सहेलियों से शेखी बघाड़ते हुए सुना था कि वह एक अमीर बेवकूफ से शादी कर रही है, जबकि वह अभी भी किसी और से प्यार करती थी। इसलिए उन्होंने सच का पता लगाने का फैसला किया। यह क्रूर था, मुझे लगता है, लेकिन वह सच्चा प्यार चाहता था, कोई बिजनेस डील नहीं। प्रिया को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एक नाटक, एक रियल एस्टेट साम्राज्य। उसके अतीत के सभी बिखरे हुए और दर्दनाक टुकड़े अचानक एक साथ जुड़ा गए, जिससे एक ऐसी भयावह तस्वीर बनी कि उसे चीखने का मन हुआ। उसकी बर्बादी की पहेली पूरी हो गई थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें उठाकर उस सौम्य महिला की नजरों से मिलाई। प्रिया ने पूछा, उसे अपने होंठ सुन्न महसूस हो रहे थे। आपके आपके पोते का नाम क्या है? उसके शरीर की हर कोशिका चिल्ला रही थी कि वह न पूछे, कि वह जवाब न जाने, लेकिन सवाल फिर भी निकल गया, पुष्टि की एक आत्मपीड़ित जरूरत से प्रेरित होकर। महिला ने जवाब दिया। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। रोहन, मेरा प्यारा रोहन। प्रिया जम गई। काउंटर के पीछे की दीवार पर एक निश्चित बिंदु पर घूर रही थी। यह उसकी दादी है, रोहन की दादी। वे कभी गरीब नहीं था। वह वही राजकुमार था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वह उसकी कल्पना से भी ज्यादा अमीर था। और वह उसकी परीक्षा में सबसे नाटकीय और सार्वजनिक तरीके से असफल हो गई थी। उसने अपने ही हाथों से अपनी खुशी को नष्ट कर दिया, अपने परिवार पर बर्बादी ला दी और अपने पिता को अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दिया। झूठा वह नहीं था, वह थी। वह झूठी थी जब उसने कहा था कि वह उससे प्यार करती है, क्योंकि जिसे वह वास्तव में प्यार करती थी वह पैसा और रुतबा था, जिसे उसने गलती से सोचा था कि वह खोने वाली है। वह महिला उस भावनात्मक तबाही से अनजान जो उसने अभी अभी की थी, ने एक ब्लैक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड से शादी का भुगतान किया। एक बार फिर धन्यवाद बेटी, तुमने बहुत मदद की। मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस खूबसूरत बुटीक के लिए शुभकामनाएं देती हूं। उसने शादी का कवर लिया, प्रिया को एक आखिरी गर्म मुस्कान दी और दरवाजे से बाहर चली गई।
प्रिया काउंटर के पीछे खड़ी रही, गतिहीन, जैसे बर्फ से बनी कोई मूर्ति हो। उसके कर्मों का पूरा वजन उस पर आ गिरा। उसने सिर्फ एक अमीर मंगेतर ही नहीं खोया था, उसने एक वास्तविक भविष्य का अपना एकमात्र मौका खो दिया था, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि वह ठीक वही थी जिसका उसे शक था। सतही, लालची और भौतिकवादी, और भाग्य की सबसे क्रूर विडंबना में उसने अभी-अभी उस आदमी की शादी के लिए दूल्हे की दादी को एक साधी बेची थी, जो उसका पति होने वाला था। यह व्यंग्य इतना कड़वा, इतना भारी था कि उसने उसकी सांसें छीन ली और उसे खाली कर दिया, अंदर से खोखला, पश्चाताप का एक खोल। ब्रह्मांड उसका मजाक उड़ा रहा था। जब श्रीमती शर्मा स्टॉक रूम से लौटीं, तो उन्होंने प्रिया को पीला पाया। उसकी आंखें चौधी थीं और उसकी नजरों में एक खाली भयावह भाव था। उन्होंने उसकी ओर दौड़ते हुए कहा, प्रिया बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसी लग रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। प्रिया धीरे से उनकी ओर मुड़ी, जबकि उसके पीले गालों पर चुपचाप आंसू बह रहे थे। लेकिन ये आत्मदया के आंसू नहीं थे, जो वह महीनों से रो रही थी। ये पश्चाताप के जलते हुए आत्मा को भेदने वाले आंसू थे। उसने एक रूखी आवाज में कहा, कुछ नहीं शर्मा जी, बस मुझे अभी-अभी एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी और अक्षम्य गलती की है। उस पल में उसका परिवर्तन पूरा हो गया। उसे आखिरकार समझ आया कि जिंदगी ने उसे सबसे कठोर लेकिन सबसे जरूरी सबक सिखाया था। यह एक ऐसा सबक था जिसे वह अपनी बाकी की जिंदगी अपने साथ रखेगी। सच का दर्द असहनीय था, लेकिन यह मुक्तिदायक भी था। अब कोई बहाना नहीं था, किसी और पर कोई दोषारोपण नहीं, सिर्फ उसकी नैतिक विफलता की ठंडी कठोर हकीकत थी। वह अपने ही दुख की वास्तुकार थी। उसे नहीं पता था कि भविष्य में उसके लिए क्या रखा है। क्या उसके पिता पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? क्या वे परिवार के बिजनेस को दिवालिया होने के कगार से बचाने में कामयाब होंगे? क्या उसे कभी अपनी खुशी मिलेगी? जवाब अनिश्चित थे, लेकिन वह एक बात निश्चित रूप से जानती थी, वह फिर कभी वह भोली घमंडी लड़की नहीं बनेगी। प्रिया खन्ना का वह संस्करण उस आलीशान होटल के हॉल में मर चुका था। अब इस साधारण सी दुकान में खदी आम महिलाओं के कपड़ों से घिरी एक नई प्रिया जन्म ले रही थी। एक ऐसी महिला जिसने पैसे, कड़ी-डडी मेहनत, प्यार और सबसे महत्वपूर्ण चरित्र का असली मूल्य सीखा था। आगे का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार वह उस पर ईमानदारी और विनम्रता के साथ चलने के लिए तैयार थी, बिना किसी परिकथा के, राजकुमार या किसी और की दौलत पर निर्भर हुए। कमजोरी की जगह एक ऐसी ताकत ने ले ली थी जिसके बारे में वह नहीं जानती थी कि वह उसके पास है। एक ऐसी ताकत जो अपमान और पश्चाताप की आग में गरही गई थी। उस रात दुकान बंद करते समय उसने अंधेरे सामने के दरवाजे के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। एक थकी हुई, गंभीर आंखों वाली युवती ने उसे वापस देखा। अहंकार और खालीपन जा चुका था। उसकी जगह दर्द और ज्ञान से बनी एक शांत ताकत ने ले ली थी। उसके अंदर उम्मीद की एक धीमी सी लौ टिमटिमाई। उसने अपना फोन उठाया और निर्णायक रूप से अपना व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। अपनी पुरानी जिंदगी की हर तस्वीर को मिटा दिया। महंगे डिनर, ग्लैमरस पार्टियां, रोहन के साथ तस्वीरें। यह एक ऐसी जिंदगी थी जो वास्तव में उसकी कभी नहीं थी। फिर उसने दुकान का अकाउंट खोला और एक नई पोस्ट लिखी। यह किसी सेल या नई ड्रेस के बारे में नहीं थी। यह सुंदर दिखने और सुंदर होने के बीच के अंतर पर एक संक्षिप्त मार्मिक चिंतन था, और एक अनुस्मारक था कि सच्ची शैली का ड्रेस के साइज या बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। यह उसके नए मूल्यों की घोषणा थी, उसकी नई जिंदगी का एक मौन घोषणा पत्र। जब वह घर पहुंची तो उसने अपनी मां को रसोई में पाया, जो विक्रम के साथ अपनी एक पुरानी खुशहाल समय की तस्वीर पर चुपचाप रो रही थी। प्रिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस पीछे से उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। उसने एक दृढ़ और नई मिली दृढ़ता के साथ कहा, मां, हम ठीक हो जाएंगे, मैं यहां हूं, हम इससे बाहर निकलेंगे एक साथ। महीनों में पहली बार सुनीता उस आलिंगन में झुक गई और वे एक दूसरे को पकड़े रहीं। दो महिलाएं
जो एक बहुत बड़ा बोझ उठा रही थीं, लेकिन अब अकेली नहीं थी। उस खामोश रसोई में प्रिया को एहसास हुआ कि उसकी असली नींव, उसकी असली ताकत का स्रोत कोई अमीर पति नहीं था, बल्कि वे दो लोग थे जिन्हें उसने अपने मूर्खतापूर्ण अहंकार के कारण लगभग खो दिया था। उसके परिवार का प्यार ही उसका एकमात्र बचा हुआ खजाना था, और अब उसे समझ आया कि यह हमेशा से एकमात्र चीज थी जो वास्तव में मायने रखती थी। यही एकमात्र दौलत थी जिसे उसे फिर से बनाने की जरूरत थी। अस्पताल का कमरा कीटाणुनाशक और बीमारी की गंध से भरा था। उसके पिता सो रहे थे। प्रिया उनके बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठ गई और उनके गर्म बेजान हाथ को अपने हाथों में ले लिया। वह फुसफुसाई, शब्द उसके गले में अटक रहे थे। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं एक बेवकूफ थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं वादा करती हूं। प्लीज, बस आप ठीक हो जाइए। उसे नहीं पता था कि वे उसे सुन सकते हैं या नहीं, लेकिन उसे यह कहना जरूरी था। वह कुछ घंटों की टूटी फूटी नींद के लिए घर लौटने से पहले कुछ देर और उनके साथ रही। उसके सामने एक नई जिंदगी फैली हुई थी, एक ऐसी जिंदगी जो उसके सपनों से बिल्कुल अलग थी। यह संघर्ष, त्याग और अंतहीन काम की जिंदगी होगी, लेकिन यह उसकी अपनी जिंदगी होगी। एक ईमानदार जिंदगी, एक सच्ची जिंदगी, और शायद, बस शायद, एक दिन वह खुद को माफ कर सकेगी और वास्तव में खुश रहने का एक तरीका खोज लेगी। मोक्ष का मार्ग लंबा था, लेकिन यह एकमात्र रास्ता था जिस पर वह अब चलना चाहती थी। खुद की ओर वापसी की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। और इस तरह आखिरकार नकाब उतर ही जाते हैं। रोहन की क्रूर परीक्षा ने एक ऐसे सच को उजागर किया जिसे प्रिया खुद से भी छिपा रही थी। उसकी दुनिया, जो रुतबे और दौलत के एक नाजुक भ्रम पर बनी थी, ढह गई, और अपने साथ उसके पिता के स्वास्थ्य और उसके परिवार की सुरक्षा को भी ले डूबी। यहाँ अंतिम मोड़ यह नहीं है कि दूल्हा गुप्त रूप से एक अरबपति था, बल्कि यह कि दुल्हन ठीक वही व्यक्ति थी जिसके होने का उसे डर था। उस दिन के परिणाम विनाशकारी थे, नुकसान और दर्द का एक डोमिनो प्रभाव। लेकिन इस सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर उसे फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपने बनाए हुए नरक से गुजरकर अपने जीवन को चरित्र और ईमानदारी की एक नई नींव पर फिर से बनाने की ताकत पाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंतिम परीक्षा पैसे की नहीं होती, यह इंसानियत की होती है। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताइए, प्रिया की जगह होते तो आप क्या करते।